क्या महान कला हमेशा तकलीफ से ही जन्म लेती है? मतलब क्या किसी कलाकार की कामयाबी के लिए दर्द और संघर्ष एक जरूरी ईंधन है? आज हम इसी सवाल को पंजाबी संगीत की दुनिया की गीतों की मशीन कहे जाने वाले करण औजला की जिंदगी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसे कलाकार की कहानी बताती है जिसका सफर पंजाब के एक छोटे से गांव में हुए एक बहुत बड़े हादसे से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचता है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वो स्टार कैसे बने, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी कला की कीमत उनका दर्द था या उनका दर्द ही उनकी कला का असली जरिया बना। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि करण औजला की कहानी सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, रैग्स टू रिचेस कहानी वैसी नहीं है। ये इस बात की भी पड़ताल है कि कैसे कोई गीतकार पहले पर्दे के पीछे रहकर दूसरों के लिए हिट गाने लिखता है और फिर बूम, खुद एक ग्लोबल आइकॉन बन जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह होगी कि उनकी सफलता में उनके देसी अंदाज और मॉडर्न संगीत के तालमेल के अलावा और कौन सी गहरी परतें हैं। हम उनके संगीत के डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी आवाज, उनके शब्द और उनका स्वैग, ये सब आता कहाँ से है। चलिए तो फिर सीधे उस मोड़ पर चलते हैं जहां से ये कहानी असल में शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि उनका जन्म लुधियाना के घुराला गांव में हुआ, लेकिन उनकी कहानी का जो सबसे मार्मिक पहलू है वो सिर्फ 9 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उनके पिता का देहांत हो गया। और परिवार इस सदमे से संभल पाता उससे पहले ही उनकी माँ भी चल बसी। मतलब इतनी छोटी उम्र में दोनों माँ बाप का साया सिर से उठ जाना, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। बिल्कुल, और यही वो नींव है जिस पर करण औजला का पूरा आर्टिस्टिक कैरेक्टर बना है। उनका पालन पोषण उनके चाचा और बहनों ने किया, लेकिन वो अकेलापन, वो दर्द कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। हमारे सूत्र बताते हैं कि यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया। वो डायरी नहीं लिखते थे, वो गाने लिखते थे। अच्छा। अपने गुस्से, अपनी तकलीफ, अपने अकेलेपन को वो कागज पर उतारते थे। उनके शुरुआती कई गानों में अगर आप ध्यान से सुने तो वो दर्द और एक तरह की बेचैनी साफ झलकती है। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, मतलब वो उनकी थेरेपी थी। और शायद इसी वजह से उनके लिखने में वो कच्चापन और वो सच्चाई थी। यहाँ एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि उन्होंने गायक बनने से पहले एक गीतकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। सोचिए, 9वीं क्लास का एक लड़का एक शादी में मशहूर सिंगर जस्सी गिल के पास जाता और कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक गाना है। मतलब ये आत्मविश्वास देखिए, आज के जमाने में भी कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। सही कहा, ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये शायद अपने हुनर पर एक एक अंधा यकीन था, और शायद थोड़ी हताशा भी कि यही एक रास्ता है बाहर निकलने का। और देखिए, वो यकीन काम कर गया। जस्सी गिल ने न सिर्फ उस गाने को सुना, बल्कि उसे रिकॉर्ड भी किया। गाने का नाम था रेंज, और वो गाना हिट हो गया। हाँ, और वो गाना हिट हो गया। ये औजला के लिए इंडस्ट्री का दरवाजा खुलने जैसा था। इसके बाद उन्होंने दीप जंडू, एली मांगट, गगन कोरकरी जैसे कई बड़े कलाकारों के लिए लिखना शुरू कर दिया। वो पर्दे के पीछे के जादूगर बन गए थे, जिनकी कलम हिट दे रही थी पर चेहरा कोई नहीं जानता था। एक तरह के घोस्ट राइटर जिनकी स्याही से इंडस्ट्री चल रही थी। फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। पढ़ाई के बाद, जैसा पंजाब के कई युवा करते हैं, वो बेहतर भविष्य के लिए कनाडा चले गए। लेकिन वहां उनकी मुलाकात दीप जंडू और संदीप रेहान से हुई, और यहाँ से सब कुछ बदल गया। सब कुछ, क्योंकि ये मुलाकात उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। इसे समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त दीप जंडू एक बहुत ही खास तरह का म्यूजिक बना रहे थे। डार्क, भारी 808 बेसलाइन वाला म्यूजिक, जो कैनेडियन ट्रैप म्यूजिक की पहचान है। अच्छा। ये उस रोमांटिक या पार्टी वाले म्यूजिक से बहुत अलग था, जो तब पंजाबी इंडस्ट्री पर हावी था। औजला के जो बोल थे, जिनमें गुस्सा था, एक आक्रमण था, वो जंडू के इस भारी भरकम प्रोडक्शन के लिए एकदम परफेक्ट मैच थे। मतलब दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिल गई। एक के पास तेजाब जैसे तेज शब्द थे और दूसरे के पास उन शब्दों को रखने के लिए एक दमदार बीट। बिल्कुल। और संदीप रेहान का विजन था कि इस कॉम्बिनेशन को मार्केट कैसे करना है। रेहान रिकॉर्ड्स के बैनर तले इन तीनों ने पंजाबी म्यूजिक में एक नया, ज्यादा गहरा और ज्यादा आक्रामक साउंड पैदा किया। यहीं पर करण औजला ने तय किया कि अब वो सिर्फ लिखेंगे नहीं, बल्कि गाएंगे भी। अब वो घोस्ट राइटर नहीं, फ्रंटमैन बनने वाले थे। हाँ। और फिर आया डोंट वरी, वो गाना जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उस गाने के बाद ही उन्हें गीतों की मशीन का टैग मिला।
ऐसा कहा जाता है कि वो इतनी तेजी से गाने लिखते थे कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को उनके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती थी। और ये गीतों की मशीन का टैग सिर्फ उनकी रफ्तार के लिए नहीं है, बल्कि उनकी रेंज के लिए भी है। वो एक तरफ चित्ता कुर्ता जैसा हार्ड हिटिंग गाना लिख सकते हैं, तो दूसरी तरफ झांझर जैसा रोमांटिक ट्रैक भी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये वो दौर था जब पंजाबी संगीत यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा था। सही है। और औजला ने ना सिर्फ उस लहर को पकड़ा, बल्कि अपनी लगातार नई रिलीज से उस पर राज किया। तो फिर असली सवाल ये है, उनकी सफलता का राज क्या है? क्या ये सिर्फ सही समय पर सही जगह होना था? नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए उनके संगीत को थोड़ा और खोलते हैं। मिसाल के तौर पर चित्ता कुर्ता गाने को लेते हैं। चित्ता कुर्ता पंजाब की संस्कृति में एक बहुत गहरा प्रतीक है, जो अक्सर नेताओं या गांव के बड़े बुजुर्गों से जुड़ा होता है। सत्ता का प्रतीक। औजला ने इस पारंपरिक प्रतीक को उठाया और उसे गैंगस्टर रैप की एक मॉडर्न कहानी में डाल दिया, जिसमें धोखा, दुश्मनी और टकराव है। वो सिर्फ बीट्स को मिक्स नहीं कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक प्रतीकों को रीमिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब वो जानी पहचानी चीज को एक नया, खतरनाक और रोमांचक मतलब दे रहे हैं। ये सिर्फ पंजाबी बोल को ट्रैप बीट पर गाना नहीं है, ये तो कहानी कहने का एक बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल, यही उनका असली हुनर है। इसके अलावा 3 और चीजें हैं। पहली, उनकी शब्दावली। वो पुराने ठेठ पंजाबी मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। अच्छा? वो उन शब्दों को हिप हॉप के स्वैग के साथ पेश करते हैं, जिससे वो कूल लगने लगते हैं। दूसरी, उनकी आवाज का टेक्सचर। उनकी आवाज में एक खनक है, एक भारीपन है, जो उनके आक्रामक गानों को और असरदार बनाता है। और तीसरी, उनका विजुअल प्रेजेंटेशन। उनके वीडियोस में वो जो स्वैग दिखाते हैं, वो आज के युवाओं को बहुत आकर्षित करता है। ये देसी और मॉडर्न का एक परफेक्ट कॉकटेल है। और ये कॉकटेल काम कर गया। उनकी पहली एल्बम BTFU बिलबोर्ड चार्ट्स तक पहुंच गई। और फिर 2023 की एल्बम मेकिंग मेमोरीज के गाने सॉफ्टली ने तो कमाल ही कर दिया। वो गाना इंस्टाग्राम रील्स पर एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया। दुनिया भर के लोग उस पर नाच रहे थे, भले ही उन्हें एक शब्द भी समझ ना आ रहा हो। बिल्कुल, ये संगीत की यूनिवर्सल अपील का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि इमोशन और बीट की कोई भाषा नहीं होती है। औजला ने पंजाबी म्यूजिक को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां उसे सबटाइटल की जरूरत नहीं है। इतनी शोहरत और एक गैंगस्टर वाली इमेज के बीच उनके गानों में रिश्तों और वफादारी का जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ गानों के लिए नहीं है, ऐसा लगता है कि ये उनकी अपनी जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा है, जो इस चकाचौंध के बावजूद काफी जमीन से जुड़ी हुई है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत उनके हाथों पर बने टैटू हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथों पर अपने माता पिता के चेहरे बनवाए हुए हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि वो कहाँ से आए हैं और उनकी प्रेरणा कौन है। एक इंडस्ट्री में जहां इमेज ही सब कुछ है, वहां अपने शरीर पर इतनी निजी और भावुक चीज को दिखाना बहुत हिम्मत की बात है। ये दिखाता है कि सफलता ने उन्हें उनकी जड़ों से दूर नहीं किया है। लेकिन हर सफल कहानी की तरह उनके रास्ते में भी विवाद आए, और सबसे बड़ा विवाद था दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी कथित कोल्ड वॉर। दोनों के गानों में एक दूसरे के लिए इशारे होते थे और उनके फैंस सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ जाते थे। देखिए, ये एक जटिल पहलू है। हमें ये समझना होगा कि जिस हिप हॉप कल्चर से औजला और मूसेवाला दोनों बहुत प्रभावित थे, उसमें इस तरह की प्रतिद्वंदिता या बीफ कला का एक हिस्सा मानी जाती है। अच्छा। ये अपनी लिरिकल स्किल या भाषाई पकड़ को साबित करने का एक तरीका है, एक तरह की कलात्मक जंग। फैंस ने इसे अक्सर एक जहरीला रूप दे दिया, लेकिन कलाकारों के लिए ये एक दूसरे को रचनात्मक रूप से और बेहतर करने के लिए उकसाने का एक तरीका भी था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की दुखद मौत के बाद सब कुछ बदल गया। हाँ, उस घटना ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। सिद्धू की मौत के बाद करण ने सार्वजनिक रूप से गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कला को नफरत से ऊपर होना चाहिए। ये दिखाता है कि पेशेवर प्रतिद्वंदिता के परे भी एक मानवीय पक्ष था। शायद ये घटना पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सबक थी कि कलात्मक दुश्मनी और असली दुश्मनी के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। इन सब त्रासदियों और विवादों से गुजरने के बाद आज करण औजला सिर्फ पंजाब या कनाडा तक सीमित नहीं है, वो सच में एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। 2024 में टिकटॉक जूनो फैन चॉइस अवार्ड जीतने वाले वो पहले पंजाबी कलाकार बने हैं। ये कनाडा का ग्रैमी माना जाता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रैपर YG के साथ गाना बनाया है।
ये पंजाबी संगीत को ग्लोबल मेन स्ट्रीम में ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज जब उनके कॉन्सर्ट्स कनाडा, यूके या दुबई में हाउसफुल होते हैं, तो ये दिखाता है कि भाषा अब संगीत के लिए कोई दीवार नहीं रही। बिल्कुल, उनका संगीत अब एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो ये है कि इतनी शोहरत के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। सूत्र बताते हैं कि वो अक्सर चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करते हैं बिना किसी दिखावे के। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल युवाओं को नशे से दूर रहने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने में भी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक बड़े स्टार बन जाते हैं तो आप सिर्फ एक कलाकार नहीं रहते, आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। लाखों युवा आपको देखते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। औजला इस जिम्मेदारी को समझते हैं। ये दिखाता है कि वैश्विक सफलता के साथ साथ वो अपनी सामाजिक चेतना को भी जिंदा रखे हुए हैं। तो एक अनाथ बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े पंजाबी सुपरस्टार बनने तक का ये सफर वाकई असाधारण है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर प्रतिभा के साथ मेहनत और जिद हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस लाता है। करण औजला की कहानी सुनने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि कला के लिए व्यक्तिगत दर्द और संघर्ष एक जरूरी ईंधन है? शायद हाँ, लेकिन ये एक और सोचने वाली बात है। क्या औजला ने अपनी मुश्किलों के बावजूद ये सब हासिल किया, या उन मुश्किलों की वजह से ही उन्हें वो आवाज, वो शब्द और वो आग मिली जो आज दुनिया सुन रही है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।